ग्लास का रिफ्रैक्टिव, it is given that reflective index of glass is 1.54. तो यूज द रिलेशन, कौन सा? ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ ही है, यूज करो ब्रूस्टर्स लॉ। eta g is tan theta p, 1.54 is tan theta p, tan theta p फाइंड करो। फाइंड करो थीटा पी कितना आता है। Yes, what is the answer that you are getting? Dear students, please ensure કે ભૂલથી તમારું માઇક ઓન ના થઈ જાય। હા, તમારે જ્યારે જવાબ આપવો હોય ત્યારે ઓન કરો, but otherwise એને ઓફ રાખો। Yes, please. क्या आंसर आया? 1.54 का 10 क्या है, मतलब किस वैल्यू के लिए 1.54 आता है एंगल? इट शुड बी 57 जहाँ तक मुझे याद है। So this is angle of polarization, that is with respect to normal. Exactly. So angle with respect to horizon will be 90 degree minus theta p. So it is 90 degree minus 57 degrees. That is equal to 33 degree. And you see here, दोनों side angle 33 degree है. So in diagrams, 33 degree angle is given with respect to horizon. So it is case of polarization by reflection. So it is a case of polarization by reflection. Understood it? अब अगर ये polarization by reflection का केस है, that means कि ray OB is plane polarized. अगर ray OB plane polarized है, ये ray plane polarized है, तो इंटेंसिटी का क्या होगा? तो ऑप्शन डी आएगा। इट विल बी, पहले मैक्सिमम होगा 0 डिग्री के लिए, फिर डिक्रीज होके 0 होगा, और पहले मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होके 0 होगा, फिर इंक्रीज होकर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होकर 0 होगा, फिर इंक्रीज होकर मैक्सिमम होगा। ये वाला लॉजिक। सो ऑप्शन डी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म इट। अगर डायग्राम में एंगल 33 ना होता और कुछ और होता, जैसे वहां पे डायग्राम में 43 होता, तो वी वुड हैव रिटन इट इज नॉट अ केस ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और अगर वो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का केस नहीं है, अगर ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का केस नहीं है, तो फिर हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होता है सी, उस सिचुएशन में डज नॉट चेंज। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यस प्लीज। Completed.
दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है कि एंगल 33 देते डायग्राम में, बट ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54 नहीं होता, देन ऑल्सो इट वुड बी सेम। अगर मैच होता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का केस है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन डी। और अगर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का केस नहीं है तो हम लिखेंगे ऑप्शन सी। इज द कंसेप्ट क्लियर? Many students are not attending the session. अभी 89 स्टूडेंट्स है खाली, बाकी लोगों को प्रैक्टिकल करेंगे। इतना पता था कि जाए के पढ़ाई भी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो चैप्टर्स अभी चल रहे हैं वो आप हमारे साथ प्रिपेयर करो, बाकी का प्रिपरेशन बाद में करना जब ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाए। हमारा 27 डेट સુધી रेगुलर डेली नो डेली प्रिपरेशन था, दैट विल बी अ ब्लेसिंग। रिमेनिंग जीटी के लिए प्रिपेयर करना 27 के बाद शुरू करो, या जितना टाइम मिलता है इन बिटवीन संडेज को और बाकी उसमें करो, पर डेली प्रिपरेशन मत छोड़ो। डोंट टेक प्रैक्टिकल एज अ बर्डन। Completed. Yes, my dear students. See, then we move on to the next question, which is very nice. Both सरस question. Unpolarized light falls on two polarized plates, one on the top of the other. What must be the angle between the characteristics direction optic axis of the polarizer if the intensity of the transmitted light is 1/3 of the incident beam? Now pay attention. I am considering this as polarizer 1. This is polarizer 2. यहाँ से इंसिडेंट हुआ अनपोलराइज्ड लाइट। अब मुझे बताओ, अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर में से पास होगा फिर क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? यस, करेक्ट। सो पोलराइजर विल वर्क एज अ पोलराइजर एंड ये लाइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर इंटेंसिटी I0 है, तो इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। याद है आपको कल समझाया था, जब पोलराइज होता है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। अब फिर आगे वही लाइट कंटिन्यू करते हैं, एंड यू अज्यूम दैट थीटा इज एंगल बिटवीन optic axis. Theta is angle between optic axis of the two polarizers.
और फिर ऐसा बताया कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलता है वो I0/3 है। आपको सिचुएशन समझ में आया? ये क्वेश्चन में तो ऐसा है कि आपको क्वेश्चन समझने का 1 मार्क देना चाहिए। क्वेश्चन समझ पड़े नहीं भी बहुत सारू कहेवाय। यस प्लीज। नाउ use Malus law. Use Malus law for polarizer 2. It will be I0/3 is equal to I0/2 cos square theta. I0/3 is equal to I0/2 cos square theta. खाली polarizer 2 के लिए यूज करो। So I0 cancel, 2 साइड चेंज करेगा। So you get cos square theta is 2/3. So cos square theta is 0.6667. उसका स्क्वायर रूट ले लो cos theta और उस पर से sin theta कर, सॉरी cos theta पर से theta या cos theta पर से sin theta and then theta फाइंड करो। चेक करो क्या आता है आंसर आपका। हम भी ऑप्शंस जो है कवर करेंगे। देखो 0 तो नहीं हो सकता, 60 भी नहीं हो सकता, और 54.7 और 30.3 में से होगा। वो वैल्यू पर से आपको अंदाजा आ जाएगा कौन सा वैल्यू होगा। cos स्क्वायर थीटा 0.6666 है तो cos थीटा क्या होगा फाइंड करो, रूट ले लो। कैलकुलेटर में 0.666 का रूट क्या आता है? 0.8160। ओके, अब cos थीटा अगर 0.8160 है तो उस पर से आपको पता चलता है वैल्यू क्या होगा। cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जैक्टली, cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 0.8 है यानी cos ऑफ 0 1 होता है, ये एंगल जो होगा वो 0 से करीब होगा। cos का वैल्यू 0.5 कब होता है? 60 के लिए। दैट मीन्स कि ये जो हमारा आंसर आएगा। और cos 30 क्या होता है? cos 30 क्या होता है? 0.866। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन और हमारा ये वैल्यू 0.8160 है यानी 0.8660 से कम है। दैट मीन्स 30 से बड़ा हमारा आंसर होगा मगर 60 से छोटा होगा और 30 से नजदीक होगा। तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है 35.3 डिग्री, और यू कैन से 35 डिग्री 18 मिनट्स। दैट्स इट। समझ गए क्या? राइट डाउन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन बाकी वो कंप्लीट करते हैं।
Completed. All of you, please confirm that you have completed. Then we move on to the next question. जो इसका एक last question बाकी है. अब मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन बाकी रहा, that is 36. Ray of light is traveling in water is incident on a glass plate immersed in it. When the angle of incidence is 51 degrees, the refracted ray is totally plane polarized. What is the refractive index of the glass? So theta p is 51 degree. So eta will be n theta p. This eta will be GW. GW means this will be relative refractive index of glass with respect to water. Relative refractive index of glass with respect to water. So it will be eta GW of glass with respect to water. So find kar lo. So that would be tangent of 51 degree. Get the answer. 1.234 आया. अब आपको मेन कॉन्सेप्ट सोचना है. This is relative refractive index of glass with respect to water. That will be ratio glass upon water, Ng upon Nw. और हमारे पास क्या जानकारी है? वाटर का है, ग्लास का फाइंड करना है. This will be 1.234 into 1.33. Solve it and get the answer. This is the answer. Why it is relative index of glass with respect to water? Why it is relative index of glass with respect to water? Because glass plate is immersed in water. So it will be a relative case. Understood? Yes. So with this, मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू पोलराइजेशन वो सारे कंप्लीट हो गए. अब जो बाकी रहते हैं हमारे क्वेश्चंस, दे आर ऑल रिलेटेड टू, अभी जो क्वेश्चंस बाकी है दैट आर ऑल रिलेटेड टू दैट रिजोल्यूशन कंसेप्ट. टेक्स्ट बुक में कुछ 2 न्यूमेरिकल ऐसा मुझे बताया गया है. लेट अस टेक दैट नाउ. नोट्स में लेते हैं. पोलराइजेशन के 2 क्वेश्चंस है. लेट अस कंप्लीट दैट. कौन से है वो मैं भूल गया हूँ, पर आपको याद होगा. लेट अस सी.
यहाँ से एक ख्याल से, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8 एंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, 2 है. लेट अस कंप्लीट दैट. Volunteer to read the question. One volunteer who can read the question 8. Nobody? Okay. एक क्वेश्चन हनी रीड करेगा, एक प्रीत रीड करेगा और एक अर्ची रीड करेगी. फिर 4th क्वेश्चन रहा तो देवांशी के लिए बाकी रखिए, बराबर. सो हनी, प्रीत एंड अर्ची. यस हनी, रीड करो क्वेश्चन. Yes, sir. Exercise 8. What is Brewster angle for air to glass transition? Refractive index of glass is 1.5. ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया. इट इज गिवन एयर टू ग्लास ट्रांजिशन है, एंड एयर टू ग्लास के लिए व्हाट इज ब्रूस्टर्स एंगल. अब ये ब्रूस्टर्स एंगल नाम आता है ना, दैट इज द नेम ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी. एंड ग्लास से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है. बस तो यूज करो रिलेशन थीटा GA इज इक्वल टू 10 थीटा पी. सो 1.5 इक्वल टू 10 थीटा पी. थीटा पी फाइंड करो, बताओ मुझे क्या था. सो इजी. ये तो एमसीक्यू से भी थोड़ा इजी है. हमने तो एमसीक्यू इससे डिफिकल्ट किया है. हमारा एमसीक्यू सम जैसे थे. 56 degree 24 minutes, or we can say 56.4 degree. 1 degree is 60 minutes. So 0.1 degree will be 6 minutes. So 0.4 will be 24. ये conversion constant होगा. All of you completed this. Just a minute, example. हाँ सर बोलो. ना हवाई तो फाइन, ना हवा तो भी चाले, कोई वो मैंडेटरी નથી. कि બીજું કોઈ કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવું તો ના આવે તો ચાલે, ડેફિનેટલી. हाँ तो ચાલશે. हाँ तो ધેટ્સ ફાઇન, ધેટ્સ ફાઇન. આ તો શું થાય, કોઈ પેરેન્ટ મળવા આવે કે એવું કંઈક હોય તો બેકઅપ હોય તો ચાલે, બાકી કેવું કંઈ મેટર. હા, અને એન્ડ યુ કન્ટિન્યુ વિથ યોર વર્ક, જો બીજું કંઈ બી હોય તો. બરાબર, મળી. Yes. Now shall I remove this? ये क्वेश्चन हमारा हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वॉलंटियर.
सेम है क्या? नो सर, डिफरेंट है। हाँ तो रीड करो चलो। Question 9. Light of wavelength of 5000 angstrom falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? नहीं भाई, एक बार फिर से पढ़, मैं मिस कर गया क्वेश्चन थोड़ा। Okay, sir. Light of wavelength 5000 angstrom falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? ओके ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर जैसा है, तो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो पूछा है उन्होंने ये कि रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक्चुअली रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कुछ नहीं होता। हाँ बस वही बात है। सो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन आपको ये याद रखना है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन wavelength and frequency remain same. So रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ सेम ही होगा। एंड जहां तक फ्रीक्वेंसी है तो यू यूज द रिलेशन सी बाय लैम्डा एंड वो कैलकुलेट कर। और फिर उन्होंने ऐसा पूछा है कि इंसिडेंस का क्या एंगल होगा जिसके लिए वो रिफ्लेक्टेड लाइट उसका जो आएगा वो उसका परपेंडिकुलर हो जाए। अब ये दोनों अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो इट इज मेड अप ऑफ टू वैल्यूज, एक इंसिडेंस का एंगल और एक रिफ्लेक्शन का एंगल। सो वी गेट आई प्लस आर इज 90। बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये कहता है कि आई एन आर इक्वल होते हैं, का टोटल 90 होना चाहिए, यानी कि एक एंगल 45 एग्जैक्टली। लल्लू जैसा क्वेश्चन हो गया तो खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। ये क्या हुआ, 8 एंड 9 क्वेश्चन लिखे वो सेम ही है कि वो 9th क्वेश्चन ही है, दो कैसे होंगे? अच्छा, जो एग्जाम्पल 9 है वो सेम है एज एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। कितना बढ़िया कॉमेडी करते हैं ये लोग। एक्सरसाइज का 10.8 एंड एग्जाम्पल 9 दोनों सेम ही तो है, ऐसा हुआ ना फिर। चलो नाउ एनी अदर रिमेनिंग क्वेश्चन। तो मैं लास्ट थियरी ले लेता हूँ फिर रिजोल्यूशन वाला। राइट डाउन।
Completed. Okay, good. Sure. Now that last aspect of theory, ये सब खत्म हो गया. Yes, this is the last theory which is remaining. Resolving power of optical instruments. Yes, please. चलो अभी कंप्लीट करते हैं one by one. Yes. One volunteer जो अभी जिसका रीडिंग का चांस था, थर्ड वॉलंटियर, दो को चांस मिला, थर्ड को नहीं मिला. Yes. Two important aspects are given over here. One is this resolving power, another is Rayleigh criteria. So volunteer जो है वो पहले first point read करो, resolving power. Yes, sir. Resolving power of optical instruments. The ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two closely spaced objects is called its resolving power. The resolving power of optical instruments depend on phenomenon of diffraction. That's it. So see, दो nearly placed object होंगे, उनको image में distinct, clear, separate दिखाना, that depends on resolving power, and it's a function of diffraction. So see, suppose I show you two fingers here. Now, can you see these two fingers separately? ये हमारा तबने वो कैमरा पासे मुमकिन है बता रही है, हमने देखा से. But you take your two fingers and bring it near to your eye. दूर से तुम्हारी नाक नजीक 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 ले जाओ. एक डिस्टेंस से नजदीक जब जाएगा ना तो यू नॉट बी एबल टू सेपरेटली सी द टू फिंगर्स, ओवरलैपिंग हो जाएगा. प्रैक्टिकली ट्राई करके देखो, थोड़ा दूर रखने का हाथ और फिर एक डिस्टेंस से नजदीक आएगा ना तो आपका जजमेंट फिर एरर आ जाएगा, कंफ्यूजन થશે. બે ફિંગર છે, ઓવરલેપિંગ થાય છે, એક મોટો થંબ છે, એવું બધું ખબર નહીં પડે. नहीं बेटा, उसका पर्पस ये है कि यहाँ पे ये क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन. और ये सोर्सेज लाइट सोर्सेज में ज्यादा होता है. ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था सिर्फ समझने के लिए. दिस इज नॉट द राइट केस एक्चुअली. दिस फिनोमेना इज इन कंटेक्स्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. जैसे दो लाइट सोर्सेज हो, दो टॉर्च हो, और दोनों ने आपने बहुत नजदीक रखी हो टॉर्च, और उसमें से दोनों में से लाइट आ रही है, तो फिर बाद में दूर से पता नहीं चलेगा कि दो टॉर्च में से लाइट आ रही है कि एक बड़ा टॉर्च है कि क्या है. सो इन दैट कंटेक्स्ट कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, या हम और भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें जब हम देखते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हो, तो क्या उनको दो ऑब्जेक्ट्स सेपरेट दिखाई देते हैं? अगर वो ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखाई देते हैं तो इट इज अ गुड रिजॉल्विंग पावर, और नहीं दिखाई देते तो इट इज अ पुअर रिजॉल्विंग पावर. ये पुअर हो जाता क्यों है? तो इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन. So which phenomena is responsible for not being able to see clearly? That answer is diffraction. Clear with the idea? अब वो diffraction की वजह से कैसे होता है, तो that is our next point. Rayleigh's criteria for resolution. Rayleigh's criteria for resolution. So I want next volunteer to read that. I think somebody had written, somebody had sent the name, but Devanshi, yes. Next. Yes, sir. The images of two point-like objects can be seen as separate if the
central maximum in diffraction pattern of one falls either on the first minimum of the diffraction pattern of other, or it is at the greater separation. The images of two point-like objects can be seen as a separate if the central maximum in diffraction pattern of one falls either on the first minimum of the diffraction pattern of other, or it is at a greater separation. अब ये जो सेंटेंस इसका मतलब क्या हुआ ये हम समझेंगे दो डिफ्रैक्शन इमेजेस की मतलब पैटर्न लेके. पे अटेंशन, मैं पहला पैटर्न ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ. सी ये फर्स्ट से आने वाला ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है 1 का. अभी मैं कंसीडर करता हूँ दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न सेकंड का. What did you observe in this? इसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका फर्स्ट मिनिमा इधर है. फर्स्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिए, और जो सेकेंड फर्स्ट मिनिमम से दूर है. मीन्स कि ये जो पिंक कलर का इमेज मैंने बनाया ना पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न पिंक कलर का, वो अगर ये ब्लू लाइन से अंदर आ जाता तो दैट वुड बी ओवरलैपिंग. मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ. चलो देखो ये ओवरलैपिंग कब होता है. मान लो ये फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट का फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट का फर्स्ट मिनिमा. अब सेकेंड का सेंट्रल मैक्सिमा इसके अंदर ही आ जाता है. मीन्स ऐसा हो गया ये. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या हुआ. ये जो सेकेंड का सेंट्रल मैक्सिमा है वो फर्स्ट के मिनिमा के अंदर आ गया. दिस इज कॉल्ड पुअर रिजोल्यूशन. This is called good resolution, or you can say proper resolution. और अगर बॉर्डर पे ही आता है जैसे कि ये सिचुएशन है, ये बॉर्डर है उधर से ही क्या है सेकंड का, तो देन दिस इज कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व. जस्ट वो लिमिट है, उससे थोड़ा अंदर आए तो वो रिजोल्यूशन, उससे बाहर गया तो गुड रिजोल्यूशन. अंडरस्टूड. कंफर्म करो प्लीज. यस एग्जैक्टली. अगर सोर्सेज होते हैं तो उनकी जो वेव फ्रंट होता है उसका ओवरलैपिंग होता है, बट ये सोर्सेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स है. ये सोर्सेज नहीं, ये ऑब्जेक्ट्स है. तो ऑब्जेक्ट की डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप हो रहा है. इन सिंपल वर्ड समझो, ऑब्जेक्ट्स की डिफ्रैक्शन पैटर्न में उनका सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप हो रहा है. सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप नहीं होना चाहिए. कंप्लीटेड. देखो अब इसमें यहाँ पे देखो गुड रिजोल्यूशन है. गुड रिजोल्यूशन का मतलब हुआ नो ओवरलैपिंग.
यहाँ पे आया पुअर रिजोल्यूशन, इसका मतलब हुआ पुअर लेवल। यस प्लीज। Yes, let us now understand the factors on which it depends. ये रिजोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में, वो हम देखते हैं। See next point, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? Yes. So see what happens. For optical instruments like telescope, minimum angle of resolution is given by alpha mean equal to 1.22 lambda upon d, or you can say 0.61 lambda upon r. D is for diameter, r is for radius. तो एक ही बात हुई. Alpha minimum is 1.22 d upon 1.22 lambda upon d, or we can say 0.61 lambda upon r. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. फिर मिनिमम डिस्टेंस, ये एंगल था, मिनिमम एंगल, इसलिए अल्फा था सिंबल. मिनिमम डिस्टेंस तो डी मीन होगा. तो जो ऊपर इक्वेशन है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर दो एफ से. सो देखो ये डायमेंशनली एंगल होता है इतना, ऊपर डिस्टेंस नीचे डिस्टेंस, तो डायमेंशनली एंगल हो जाता है. उसको आप मल्टीप्लाई कर दो एक और डिस्टेंस से, उसको एक और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एफ. नाउ एफ इज नॉट फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ इज फोकल लेंथ. सो ये एक और डिस्टेंस आ गया, तो ये डी मीन हो गया. सो डी मीन के दो इक्वेशन है, 1.22 लैम्बडा एफ अपन डी, और वी कैन से 0.61 लैम्बडा एफ अपन आर. तो याद रखवाना, डायमेंशनली चेक करवाना. अल्फा मीन है तो ऊपर नीचे एक डिस्टेंस आएगा, और डी मीन है तो ऊपर दो डिस्टेंस आएंगे, नीचे एक डिस्टेंस आएगा, यानी अल्टीमेटली वो डिस्टेंस रह जाएगा. अंडरस्टूड क्लियरली? लर्नर करवा लो. इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, चिंता मत करो, ये याद करो. देन थर्ड, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का क्या है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप की बात हो रही है. So it is 1 upon alpha minimum, so 1 upon angle, so it is d upon 1.22 lambda, or we can say r upon 0.61. That's it. 3 पॉइंट याद रखने का, मिनिमम एंगल, मिनिमम डिस्टेंस एंड रिजॉल्विंग पावर. Three important points for telescope: minimum angle, minimum distance and resolution. Sorry, resolving power. Resolving power का short form RP. Completed. Now next. We started at 5:45. It is 6:30. We are halfway. Now next, fourth point. वो 3 पॉइंट टेलीस्कोप के थे. We fourth point. For optical instrument like microscope, minimum distance of resolution. अब इसमें अल्फा मिनिमम नहीं है, सीधा डी मिनिमम है. तो डी मिनिमम इज 1.22 लैम्बडा अपॉन 210 बीटा, और यू कैन से 0.61 लैम्बडा अपॉन 10 बीटा. अब आमा के तो डायमेंशन चेक कराए,
तो 1.22 नंबर है, 210 बीटा नंबर है, तो ऊपर एक ही डिस्टेंस आया। 0.61 नंबर, 10 बीटा नंबर, तो खाली एक ही डिस्टेंस आया। तो ये फिर जब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें टेंजेंट और बीटा इज साइन बीटा, क्योंकि एंगल बीटा बहुत स्मॉल होता है। बीटा इन रेडियन इज वेरी स्मॉल। जब एंगल रेडियन में स्मॉल होता है तो साइन थीटा tan थीटा हो जाता है। वी कैन आल्सो राइट इट एज 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन बीटा। फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दोनों की फॉर्मूला अलग है। ये टेलीस्कोप की फॉर्मूला है, ये माइक्रोस्कोप की फॉर्मूला है। इसमें एंगल का रेसिप्रोकल है, इसमें डिस्टेंस का रेसिप्रोकल। नोटिस दिस डिफरेंस। Resolving power of telescope is 1 upon distance. Resolving power of microscope is 1 upon, sorry, resolving power of telescope is 1 upon angle. Resolving power of microscope is 1 upon distance. So it is 2 sin beta upon 1.2. उसमें भी आपने जो बायो के ऊपर स्टोर पर्टिकुलरली आपने जो लेबोरेटरी में बायो के माइक्रोस्कोप यूज किया है, दैट मस्ट बी हैविंग ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव, यानी आगे का जो पार्ट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो, स्लाइड या ऑब्जेक्ट मुख्य है ना, ऊपर जो लेंस है ऑब्जेक्ट वो ऑयल फील्ड होता है, तो उसमें ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल ऐड होता है। दैट मींस फार्मूला हो जाता है d मीन इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 ईटा sin बीटा। d मीन का फार्मूला होगा 1.22 लैम्डा अपॉन 2 ईटा sin बीटा, और rp का फार्मूला हो जाएगा 2 ईटा sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। दैट मींस क्या करने का, देखो प्रीवियस केस में हमने जो दिखा है ना इक्वेशन, उसमें ईटा नहीं था, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल टाइम्स बढ़ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल टाइम्स रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव क्यों यूज करते हैं कि विस्कस ऑयल यूज करेंगे तो उतना हमारा रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। तो ये ऑर्गेनल सेल जो है ना, हॉल सेल ऑर्गेनल्स दिखने हैं वो बेहतर दिखाई देंगे। इट विल बी मींस प्रॉपर्ली रिजॉल्व्ड, विल बी एबल टू सी इट। दैट इज द रीजन। सो सी यही बात, thus microscope with oil immersion objective has greater resolution। एंड ये जो ईटा साइन बीटा यूज किया जाता है उसको एक नया नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर। ईटा साइन बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर। ये पॉइंट्स लर्न ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, मेमोराइजेशन पे चला जाए। प्लीज कंफर्म समझ में आया कि नहीं। And this is important point. Don't confuse resolution with magnification. Magnification means को ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखाई देगा। वो ऑब्जेक्ट बड़ा देखते वक्त वो हमको क्लियर ना भी दिखाई दे, अगर वो क्लियर दिखाई देता है तो रिजोल्यूशन। आपका फोटोग्राफ होता है छोटा सा, उसका आप बड़ा फोटोग्राफ बनाते हो तो वो बड़ा फोटोग्राफ तो हो जाएगा, एनलार्ज जेरोक्स निकलवाते हो या फोटो का मैग्नीफाइड प्रिंट करवाते हो, बट फिर क्या होता है, उसकी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दैट मींस यू गेट मैग्निफिकेशन but you don't get resolution. Resolution is not a type of magnification, but a magnification and resolution are totally different. Magnification means छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, रिजोल्यूशन मतलब वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देगा। देखो यही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझाया है। इन सिंपल वर्ड्स, टेलीस्कोप रिजॉल्व्स व्हेयरएज माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज। माइक्रोस्कोप का काम है मैग्नीफाई करना, छोटा ऑर्गेनल बड़ा दिखाना, व्हेयरएज टेलीस्कोप का काम है दूर का ऑब्जेक्ट हमको सेपरेटली क्लियर दिखाना। सो टेलीस्कोप में रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेलीस्कोप में। व्हेयरएज माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट हमको बड़ा भी दिखना चाहिए, तो साथ में रिजॉल्व भी प्रॉपर होना चाहिए। बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई दे और ठीक से ना दिखाई दे उसका कोई फायदा नहीं। सो रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर टेलीस्कोप, resolution is important for telescope, whereas resolution and magnification both are important for microscope. Got the idea clear?
टेक 2-3 मिनट्स, ये पूरा चेक कर लो यहाँ तक का पॉइंट, फिर अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट क्लास के पॉइंट्स है, यहाँ पे ये पूरा थियरी खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। टेक 2-3 मिनट्स, ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, पढ़ना है पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बराबर? Yatish sir, today on an average 88-89 students are attending the session. Remaining જે આખા absentees છે એનું લિસ્ટ કાલે સ્કૂલમાં પંક્તિમાં આપી દેવાનું. અત્યારના 88 સ્ટુડન્ટ્સ છે, so nearly 25 to 30 students are absent. Now what is the reason? એ લોકો બહુ થાકી જાય છે, એ લોકોને ફિઝિક્સ આવડે છે, અને પહેલાનું સેશન હતું, આજે કયું હતું? ઇંગ્લિશ હતું? શું હતું આજ? કોણ सा સેશન था? उसका अटेंडेंस भी क्रॉस चेक करने का. ऋतिक सर इंग्लिश ની અટેન્ડન્સ બી જોઈ લેવાની અને આજની આપણી અટેન્ડન્સ બી જોવાની, અને બંનેમાં જે એબસેન્ટ હતા એ બધાનું કાલે મારે 1-to-1 ઇન્ટરેક્શન જોઈએ. What is the reason for them remaining absent? I should know. नहीं तो भाई नेक्स्ट क्लास के में बेसवा नहीं दो. Now, see, a student can decide that he or she wants to remain absent. Teacher can also decide. Yes. Yes, please. Now next point. Validity of ray optics. Actually आपने सीखा प्रीवियस चैप्टर था रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर है रे ऑप्टिक्स. तो कब हम कंसेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स यूज कर सकते हैं और कब वे ऑप्टिक्स कंसेप्ट से हमको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास एक लिमिटिंग क्राइटेरिया है कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस. सो ये याद रखने का है. फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज ZF इक्वल टू A² अपॉन लैम्बडा, वेयर A इज लीनियर मेजर ऑफ ऑब्स्टेकल. लीनियर मेजर ऑफ ऑब्स्टेकल मींस वो लाइट जब पास हो रही तब रास्ते में जो भी पार्टिकल ऑब्स्टेकल के फॉर्म में आता है उसका लीनियर मेजर, उसका साइज, दैट इज A, एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो ये फॉर्मूला हमको स्ट्रेट अवे लर्न करना है. ZF इज A² अपॉन लैम्बडा.
ZF is A square upon lambda. Lambda is wavelength of light, is linear measure of optic light. So for distance is smaller than ZF, the diffraction effect is smaller and ray optics is applicable. Means ray optics apply करने के लिए जो distance है that should be less than ZF. For applying ray optics, distance should be less than Fresnel distance. But अगर distance greater than ZF है, तो diffraction effect ज़्यादा होगा. Diffraction effect ज़्यादा होगा, यानी ray optics apply नहीं कर सकते. Understood clearly? DZ less than ZF है, तो ray optics yes. D more than ZF है, तो ray optics में no. नेक्स्ट, ये हमारे बुक के क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे. आई नीड वॉलंटियर. हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. यस, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. चलो, वन बाय वन वॉलंटियर. एक इस क्वेश्चन के लिए, एक इस क्वेश्चन के लिए, एक इस क्वेश्चन. 3 है क्वेश्चंस. यहाँ पे एक्सरसाइज का 4th है, ये एक्सरसाइज 5th है. सो 5 क्वेश्चन है, 5 वॉलंटियर, वन बाय वन. यस. अच्छा, इंग्लिश में एक टाइम पे 100 स्टूडेंट्स थे, तो अच्छी बात है. यस, अंश रीड करो. Yes, sir. Ratio of resolving power of telescope when light of wavelength 4000 angstrom and 5000 angstrom are used. See, हमारे पास लैम्बडा 1 4000 एंगस्ट्रॉम है, लैम्बडा 2 5000 एंगस्ट्रॉम है, एंड हमको रिजॉल्विंग पावर का रेशियो चाहिए RP1 अपन RP2. तो देखो प्रीवियस, ये क्या है, क्या क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन टेलीस्कोप का है. टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के लिए जाके देखो. टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर वो लैम्बडा का इनवर्स फंक्शन है. So that means we have RP varies 1 by lambda. RP varies 1 by lambda. बस वो बात आप यहाँ पे यूज करो. So RP1 by RP2, RP1 by RP2 would be lambda 2 by lambda 1. बस that's it. हो गया, खत्म. So it will be 5:4, or you can say 1.25 upon 1. अगर इंटीजर फॉर्म में रेशियो रखना है तो 5:4, और फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते हैं तो 1.25 upon 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू ही रीड कर दे. एक काम करिए, तीनों क्वेश्चन तू ही रीड कर देना. यस अंश. This information can be obtained by oil immersion objective of microscope because it has a greater resolution. एग्जैक्टली, एक्चुअली ग्रेटर रिजोल्यूशन जो लिखा हुआ है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स है. ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में क्यों यूज करते हैं? उसका पर्पस है क्योंकि उसका ग्रेटर रिजोल्यूशन. अब समझ में आया? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. Yes, sir. The diameter of lens of telescope is 1.22. Wavelength of light is 5000 angstrom. Resolving power of telescope is what? ये जो 1.22 है वो मीटर है. 1.22 मीटर. And you know resolving power of telescope is formula RP equal to D upon 1.22 lambda. So 1.22 meter upon 1.22 into 5 into 10 to minus 1 meter. मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और 1.22 1.22 कैंसिल हो जाएगा. 10⁷ ऊपर डिवाइड बाय 5, so 2 into 10⁶. That's it. So resolving power will be 2 into 10⁶. Resolving power will be 2 into 10⁶. आई बात समझ में? नेक्स्ट,
Any other volunteer wants to read? Honey, हाँ चलो honey read करो. Yes, sir. Question 10. Estimated distance for which ray optics is good approximation for an aperture of 4 millimeter and wavelength 400 nanometer. You see, aperture is opening. The aperture is 4 millimeter. That is A. So 4 into 10 is minus 3 meter. Wavelength is 400 nanometer. So that is 4 into 10 is minus 9 meter. So ZF will be A square upon lambda. So solve करो. And then solve करने से आंसर मिलता है. तो कितना आता है देखो. ये जिसकी नोट्स है ना, बहुत इसमें मिस्टेक्स है, छोटी छोटी मिस्टेक्स है. मे बी उस स्टूडेंट को भी अभी जैसे कुछ लोगों का हाल है ना, ऐसा हुआ होगा उस वक्त. કેટલા બધા કંટાળી ગયા હોય, ભણવાના ગમતું એવા ટાઈમે કરી લાગે છે. सो सॉल्व करो. हमारा आंसर 40 मीटर आता है. सो लेस देन 40 मीटर के लिए रे ऑप्टिक्स यस, एंड मोर देन 40 मीटर के लिए रे ऑप्टिक्स नो. दैट इज 10th क्वेश्चन. नेक्स्ट 10.18. बोलो. नेक्स्ट पर्सन कौन था? वॉलंटियर हर्षिल. Yes, sir. Two towers on the top of two hills are 40 kilometers apart. The line joining them passes 50 meters above a hill halfway between the towers. What is the longest wavelength of the radio waves which can be sent between the towers without appreciable diffraction effects? हमको डिफ्रैक्शन नहीं चाहिए. हमको डिफ्रैक्शन नहीं चाहिए. तो डिफ्रैक्शन नहीं चाहिए. तो दैट मीन्स डिस्टेंस शुड बी लेस देन ZF. समझ पड़ी? सो ये Z मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ZF होना चाहिए कंडीशन. सो लिमिटिंग कंडीशन लेस देन और इक्वल टू वाला रखो. तो ये Z मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्बडा. हमको लैम्बडा चाहिए, तो लैम्बडा विल बी लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर बाय Z. लैम्बडा a स्क्वायर बाय Z का सॉल्व करो वैल्यू रख के. तो जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है और नीचे Z रखो, वो 20 किलोमीटर है. सॉल्व करो. लैम्बडा का वैल्यू आता है, बताओ क्या आता है. ये मीटर में आएगा यूनिट, क्योंकि एमकेएस में सॉल्व करेंगे. देखो लैम्बडा लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन Z. तो ये भी डिस्टेंस, ऊपर नीचे भी डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे एक डिस्टेंस. सो दैट मीन्स कि सॉल्व करोगे तो आपका यूनिट डिस्टेंस का आएगा. तो वेवलेंथ डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस के यूनिट में मीटर में आंसर आया, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. यस एग्जैक्टली. सो 0.125 मीटर आया हमारा आंसर, विच इज 12.5 सेंटीमीटर. सो 12.5 सेंटीमीटर से कम वेवलेंथ का वेव यूज करेंगे तो चलेगा, उससे ज्यादा का होगा तो नहीं चलेगा. क्लियर लैम्बडा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? So that completes the questions related to it. अभी yes, let us take those MCQs which are remaining assignment में से. कुछ हमने बाकी रखे थे. देखो ये मार्क करके मैं बताता हूँ, आप खुद ही सॉल्व कर दो. 25, 28, 29, 30. मेरे ख्याल से ये सब हो गए. करो सॉल्व. ये 4 ही बाकी थे, और कोई बाकी है?
28 में क्या आएगा? Z लेस देन ZF है तो कौन सा फिनोमेना डोमिनेंट होगा? रे ऑप्टिक्स। 28 detailed information can be obtained by oil immersion objective microscope because objective has आज जो पढ़ा वो अंश ने greater resolution. Yes, ratio of resolving power 5:4. लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें 1.33 है, 4500 एंगस्ट्रॉम है, आरपी चाहिए टेलीस्कोप का। क्या था? आरपी इज 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या है बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या है, मैं तो भूल गया। सो हाउ सर? It will be R upon 0.61 lambda. तो सॉल्व करो, क्या आता है? अब चेक करो ये पूरा असाइनमेंट हो गया क्या? एंटायर असाइनमेंट कंप्लीटेड है? क्रॉस चेक कर लो, ऑल एमसीक्यू कंप्लीटेड। ट्वेंटी 25 में आंसर क्या दिया है? 25 में बी दिया है, बी तो रे ऑप्टिक्स ही है, बराबर तो है। इसने चैट में लिखा था, मेरा ध्यान गया, कुछ लिखा है। हनी देख, बराबर ही आंसर। 25 में बी इज गिवन, दैट इज रे ऑप्टिक्स ओनली। ओ, आपके पैम्पलेट में वे ऑप्टिक दिया तो वही करेक्शन कर लो, मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा, वो प्रिंटेड पैम्पलेट है आपका, उसमें शायद गलती होगी, ऐसा हो जाता है। नहीं, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। यस, सो दिस कंप्लीट द एमसीक्यू असाइनमेंट। चैप्टर 10 वैसे खत्म ही हो गया, तो एक बार ऐसा करो, नोट्स में चेक कर लो, कुछ बाकी नहीं है ना। ये टॉपिक एक बाकी रखा है हमने, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा था। वो फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा कैसे फॉर्म होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। ये जो गिवन है ऑन पेज नंबर 40 से शुरू होता है, 41, 42, 43, बस वो जो इन बिटवीन है ना डेरिवेशन, वो उसकी भी जरूरत है। वो ओल्ड जीएसईबी के टेक्स्ट में था, बहुत इजी था, बहुत अच्छा भी था, बट सीबीएसई टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो नहीं करेंगे तो चलेगा। ये खाली उस टाइम पे हमने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए उनको समझाया, आपको जरूरत नहीं है। यस प्लीज। एग्जाम्पल्स फ्रॉम 5 to 9 एंड एडिशनल एक्सरसाइज फ्रॉम 12 to 21 रिमेनिंग। चलो, तो एग्जाम्पल फ्रॉम 5 to 9 देख लेते हैं, हमारे नोट्स में है तो देख लेते हैं, नहीं तो टेक्स्ट बुक में से देखते हैं।
ये पीछे एडिशनल वाले क्वेश्चन है। ऐसा होगा तो एक सेशन इसका एक्स्ट्रा रख देंगे बाद में। एग्जाम्पल में 5 to 9 कंप्लीट कर देते हैं क्या हमारी नोट्स में? मैं ट्राई करूंगा इस चैप्टर की नोट्स किसी और स्टूडेंट की मिल जाए ना तो मैं आपको शेयर करवा दूंगा जिसमें ये पूरा सिस्टमेटिक हो। ये इस नोट्स में मजा नहीं आता है, मेरे को ही मजा नहीं आता। आइए रहा, चलो मिला हमको 5 to 9 मिल गया। यस, लेट अस कंप्लीट इट। हाँ, एग्जाम्पल 9 वाज सेम एज क्वेश्चन 8। यस, बराबर है। तो 5 to 8 बाकी रहे, 4 क्वेश्चन बाकी रहे, मिल गए। चलो कंप्लीट कर देते हैं। यस, और उसमें से 5th क्वेश्चन हम लेंगे तो वो हमारा एक जो एमसीक्यू था ना जो अंश ने सॉल्व करवाया था उसके जैसा है। लेट अस टेक दैट 5th क्वेश्चन। ये 5th मैंने निकाला, फिर 6th है, 7th, बस ये सिंपल है। 5 से ये यहाँ पे तो खत्म हो गया। चलो 5th क्वेश्चन, वन वॉलंटियर टू रीड इट। हमारे पास टाइम भी है, 15 मिनट से ये खत्म हो जाएगा। चलो, मैंने शॉर्टकट भी आपको समझाया था इस क्वेश्चन का। जो लैम्बडा का मल्टीपल होता है वो पाई का मल्टीपल लेके उसका कॉस करने का, कॉस पे ऐसा कुछ याद आया तो। हाँ, तो हमको क्या चाहिए? नहीं है क्या इसमें? हाँ, बात तो सही है आपकी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 to 9 चाहिए। टेक्स्ट बुक मेरे से शेयर नहीं होगा शायद, मैं ट्राई करूँ। ट्राई करते हैं, चलो। यस, बताओ मुझे विच क्वेश्चन। ये सब हो गए हैं 1.234। अभी आप बोल रहे हो 5 से बाकी है। ये तो 5 तो लल्लू क्वेश्चन है। देखो 5 तो लल्लू क्वेश्चन है। इट इज इन कोरिलेशन विद 10.3 जो आगे हुआ है। इसमें देखो फ्रिंज स्पेसिंग का पूछा है, तो इट इज फ्रिंज स्पेसिंग यानी बीटा। बीटा इज लैम्बडा डी अपॉन डी। हो गया। अब पूछा यहाँ पर 5th में ऐसा है, width of each slit to obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maximum single pattern. ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है और उसके अंदर हमको चाहिए 10 मैक्सिमा। सो 10 लैम्बडा बाई डी इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई ए। उसमें ये जो ए है ए है वो स्लिट विड्थ है,
एंड डी है वो सेंट्रल मैक्सिम, वो जो 10 मैक्सिमा का डिस्टेंस आएगा उसके लिए है। दैट्स इट। तो ये सिंपल क्वेश्चन। देन नेक्स्ट सिक्स में क्या है? Light of wavelength 6,000 angstrom is coming from a star. What is the limit of resolution whose objective is a diameter of 100 inch? आपको इसको कन्वर्ट करके मीटर में ले जाना पड़ेगा। ये 100 इंच है, इंच, ये गूगली है इस क्वेश्चन का। So 100 इंच है, you make it in centimeter, then meter. So हमारे पास क्या क्या है? ये वेवलेंथ आ गया लैम्बडा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा टेलीस्कोप का, और ये डी है डायमीटर। So alpha mean is 1.22 lambda upon d. यूज करो, that's it. ओनली थिंग इज कि इंच का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट करना, और ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो इट इज 0.61 लैम्बडा अपॉन आर। सी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा यानी एंगल पूछा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन पावर नहीं। रिजोल्यूशन पावर होगा तो क्लियरली मेंशन करेंगे रिजोल्यूशन पावर। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी एंगल पूछा है। दैट्स इट। देन नेक्स्ट 7, ये तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। हमने जब लिया उसमें 4 mm था और वेवलेंथ कुछ अलग वैल्यू था, 400 मीटर था, नैनोमीटर था। यहाँ पे 3 मिलीमीटर, 20 नैनोमीटर। सो 18 मीटर तक डिफ्रैक्शन नहीं आएगा। फ्रैक्शनल डिस्टेंस 18 मीटर है, तो अगर डिस्टेंस 18 मीटर से कम रखेंगे तो हम रे ऑप्टिक्स यूज कर पाएंगे। दैट्स इट। मैं जो कल थियरी आपको समझा रहा था वो इधर है। नेचुरल लाइट है वो अनपोलराइज होता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर रैंडमली ओरिएंटेड ऑल डायरेक्शन में होते हैं। व्हेन दे पास थ्रू पोलरॉइड only one direction orientation vectors get passed. Such light is called linearly polarized light or plane polarized light. When this is viewed through second polaroid and it is rotated by 360, intensity में variation आएगा। First polaroid is polarizer, second polaroid is analyzer. So we can see two maximum and two minima intensity. That means कि maximum से 0 होगा, फिर 0 से maximum होगा, फिर 0 होगा, फिर maximum होगा। वो point है। Polarized light is also produced by reflection from water or glass surface called polarization by reflection. That angle is called Brewster angle. It is also called angle of polarization. वो concept. So this completes the chapter. खाली वो एक्सरसाइज के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसके लिए बाद में कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक सेशन रख देंगे। और कुछ किसी को बोलना है तो बताओ मुझे। Tomorrow we'll start new chapter number 11. Yes. I'll try to get notes from some other student who has written it systematically, all the aspects, and if possible, share it to you within next 4-5 days. Anything else from your side? Please give feedback if any. Otherwise, we wind up the session. नहीं वत्सला चैप्टर 10 पार्ट 2 नो टेस्ट नहीं रखी आपने।
सीधा चैप्टर 11 का ही टेस्ट देंगे, क्योंकि इसमें तो क्या है, खाली पोलराइजेशन का ही पार्ट आया और ये रिजॉल्विंग पावर वाला है. दैट्स नॉट वर्थ टेकिंग द टेस्ट. देखेंगे 11 के साथ इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर लेंगे, बट सेपरेट चैप्टर 10 पार्ट 2 करके टेस्ट नहीं देना है. ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट सीधा 11 का ही रखेंगे.